आदाब, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। बेबाक मुंसिफ के सेट पर आज चर्चा होगी देश में क्या होने वाले हैं 2024 के मुद्दे, क्योंकि देश की सियासत हर रोज नई करवट ले रही है। अगले लोकसभा चुनावों को लेकर अब जो तस्वीर बन रही है उसमें एक अकेले मोदी बनाम कई दलों की मिलीजुली लड़ाई नहीं बल्कि दो महागठबंधनों के बीच चुनावी महासंग्राम होने जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और उसके नए पुराने सहयोगी 38 दलों का गठबंधन है जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके साथ जुटे 26 दलों का महागठबंधन जिसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कहा जा रहा है, जिसे संक्षेप में इंडिया का नाम दिया गया है। इन दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। अगला लोकसभा चुनाव नेता के साथ साथ दोनों गठबंधनों के नाम और मुद्दों पर भी होगा। जहां तक मुद्दों की बात है तो दोनों ही खेमों ने अपने अपने मुद्दे भी तय कर लिए हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसकी अगली बैठक मुंबई में पिछली बैठक मुंबई में हुई थी, अब दिल्ली में आज उनकी बैठक चल रही है। समान न्यूनतम कार्यक्रम अभी आना बाकी है जिसके सारे मुद्दे, कार्यक्रम और विजन को सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर विपक्ष लोकतंत्र, संविधान और संघवाद को बचाने के नारे के साथ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, अग्निवीर योजना, पुरानी पेंशन की बहाली, मणिपुर की जातीय हिंसा, सीमाओं पर चीनी अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर सत्ताधारी गठबंधन को घेरेगा। जबकि अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आक्रामक तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और परिवारवाद की राजनीति को लेकर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं, अब जनता के क्या मुद्दे होंगे, इसके लिए भी हमारे दो योद्धा उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से तैयार हैं। जनता के मुद्दे क्या होंगे, जनता मुद्दों पर वोट करेगी या चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, रोजगार, महंगाई पर बात होगी या सिर्फ वादों पर चुनाव होगा, सीधे जानेंगे जनता से। उन्नाव से मुंसिफ टीवी के संवाददाता सलमान शफीक लोगों के बीच हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। उसके बाद हमारा ये कारवा पहुंचेगा बाराबंकी, जहां से कल्बे अली रजा हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले चलते हैं उन्नाव हमारे संवाददाता सलमान शफीक के पास। सलमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? सलमान, बड़ा सवाल अभी यह है कि जो जनता के मुद्दे हैं, 2024 का इलेक्शन बहुत करीब है, जनता के मुद्दे क्या होंगे इस इलेक्शन के लिए? क्या चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन पर चुनाव लड़ा जाएगा, या जो इंडिया बनाम जो एनडीए गठबंधन की लड़ाई है उसी में जनता बस उन्हीं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? इन सारे मुद्दों पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बात करें। बिल्कुल मुझसे इस वक्त मैं खड़ा हूँ उन्नाव का ये गड्ढे स्थल बड़े चौराहे से सटा हुआ ये दादा मियाँ का चौराहा है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। अगर आप मेरे दाहिने साइड में देखेंगे, ये एक चाय की दुकान है, काफी कदीमी दुकान है, इफ्तार चाय के नाम से मशहूर है। यहाँ पर लोग लगातार यहाँ पर आते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ साथ 2024 के जो चुनाव है उनको लेकर ही बातचीत करते हैं। लोग यहाँ पर जिस तरह से बने रहते हैं और कहीं तो चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म रहता है। तो यहाँ पर हम मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं और इनको जानेंगे कि इस बार 2024 में जो चुनाव है जनता किन मुद्दों पे इस बार सरकार बनाएगी, किन मुद्दों पे वोट देगी। हमारे साथ बात चलेगी साहब यहाँ पर मौजूद है। हाँ, इस बार 2024 का चुनाव आ रहा है, लगभग आने वाला है, तो जो जनता है किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाली है? नंबर 1 तो जनता शांति चाहती है और शांति के लिए जात और धर्म को लेकर जो चुनाव लड़े जाते हैं इन पर रोक लगना चाहिए, इन पर चुनाव नहीं होना चाहिए, इनका खात्मा होना चाहिए। और दूसरी बात, जो महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज अपनी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, महंगाई मेन मुद्दा होगा। और डिसिप्लिन मेन मुद्दा होगा। कोई भी कहीं किसी व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं है, जो जी चाहता है वो करता रहता है। कोई भी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस हो, कोई भी है, वो अपनी मनमानी करता रहता है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती है। इससे जनता बहुत परेशान है। यहाँ पर अभी जनता को इतना परेशान किया जा रहा है, उनकी दुकानें उजाड़ दी गई हैं, सब कुछ के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले हुए हैं, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर की इतनी वो नहीं है कि वो आके पूरी। किन अत्याचार की आप बात कर रहे हैं? अत्याचार की बात कर रहे हैं कि जैसे कि दुकानें लगी हुई हैं उनको हटा देना, रात बिरात आना, घरों पे डंडे मारना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस घर में औरतें हैं, औरतों को उठाना और उठाने के बाद उनसे पूछना कि फला लोग कहाँ गए हैं, तो ये बातें अच्छी चीज नहीं है। कोई आदमी अपने काम से निकलता है
तो उसको भी रोक लिया जाता है और रोकने के बाद उसको बदमाशी की नजर से देखा जाता है। अभी आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं। अभी हाल ही में हापुड़ में जिस तरह से वकीलों पे लाठीचार्ज हुआ, वकील पूरे प्रदेश पे कहीं न कहीं हड़ताल पे गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहता है कि अभी भी हमने कहा कि किसी जगह भी किसी चीज की सुनवाई नहीं है। वही अत्याचार वकीलों के साथ हापुड़ में हुआ, लखनऊ में तो एक वृद्ध एडवोकेट जो 75-80 साल का था, उसको खींच के मारा और जीप में डाल दिया। कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोई कान में जू नहीं रेंग रहा। जनता इतनी परेशान है, वादिकारी इतना परेशान है कि वो आता है और लौट जाता है। कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं इस बार जरूर सवाल उठेगा। हमारे साथ कांग्रेस से अभी चुनाव लड़े नगर पालिका के सुमित गुप्ता मौजूद, इनसे बात करेंगे कि सुमित जी, इस बार क्योंकि जो इंडिया है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी जाहिर के तौर पे, तो क्या लगता है कि मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर इस बार जनता मैदान में आएगी? ये 2024 का इलेक्शन हम लोग सब एक गठबंधन के साथ लड़ेंगे, इंडिया के पैनल के नीचे लड़ेंगे और जो भी हमारे गठबंधन का फैसला होगा, सपा का प्रत्याशी होता है सपा को लड़ाएंगे, कांग्रेस का होगा तो सपा ले हमको लड़ाएंगे। और मुद्दे ये होंगे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ का इस चुनाव का। यूपी में जो इंडस्ट्रियां बंद की जा रही हैं उससे बेरोजगार लोग हो रहे हैं, डेली मजदूर कमाने वाले हैं, इंडस्ट्रियां बंद होने की वजह से बहुत बेरोजगार हो रहे हैं। और सबसे बड़े मुद्दे होंगे महंगाई का। अब ये बताइए, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना ही होगा कि हमारा 400 वाले सिलेंडर को 1200 करने के बाद 200 रुपए कम करना, सब पब्लिक को लॉलीपॉप देना 2024 के चुनाव के लिए है। अगर इनको कम ही करना है, पहले 400 का सिलेंडर करें उसके बाद 200 कम करें तो हम भी जानेंगे कि ये पब्लिक का भला चाहते हैं। तो ये सिलेंडर को लेकर यहाँ पर कटाक्ष किया है कि 1200 करने के बाद 10 के लिए। कॉमेडियन लक्ष्य निगम मौजूद है, हमेशा अपनी बात को रखते हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से आप युवा हैं और 2024 से चुनाव करीब है, तो इस बार क्या लगता है युवा किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? देखिए, युवा जब वोट करता है तो उसके मन मस्तिष्क में तमाम सारे मुद्दे चलते हैं। अभी आदरणीय वकील साहब ने बोला कि हम समाज में शांति चाहते हैं, तो शांति हमें नहीं लगता किसी और सरकार में पहले रही होगी जितनी शांति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों को मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा शांति है। शांति ना होती तो गुंडे माफिया जीवित होते, अभी हम लोग को परेशान कर रहे होते। ठीक है, कानून व्यवस्था की अगर बात किया तो कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा अगर अच्छी है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में अच्छी है। किसी को गलत तरीके से फंसाया तो नहीं जाता है। अन्य दल जब सरकार चलाते थे तो बेवजह लोगों को थाने के अंदर बंद कर दिया जाता था, लोग कोतवाली के अंदर बंद रहते थे, चौकी में लोग पैरवी करवाया करते थे, लोग छूटते नहीं थे, है ना। तो इस तरह की घटना, इस तरह की जो घटना का क्या जो महिला रात में जला दी गई थी, नहीं आप बताइए ना, बताइए। हाँ, कहना चाहेंगे। मैं मुद्दों की बात करें तो अभी उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बीजेपी की गवर्नमेंट में बहुत सही है, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। बीजेपी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अभी जल्दी ही में एक सूचना आई थी, न्यूज आई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक महिला कांस्टेबल का रेप किया जाता है ट्रेन के अंदर और उसे मरणासन अवस्था में, नग्न अवस्था में छोड़ दिया जाता है। क्या कार्रवाई होती है उसके ऊपर? हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष लखनऊ में उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनको मिलने तक नहीं दिया जाता है वहाँ पे। योगी जी की पुलिस उनको दस्ते में ही रोक लेती है, बाहर ही रोक लेती है, उसको सांत्वना देने तक के लिए नहीं जाने देती है अंदर। निखिल गुप्ता मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमेशा रखते हैं। निखिल, आप भी युवा हैं, क्या लगता है इस बार जो जनता वोट करने वाली है वो किन मुद्दों पे करेगी? रोशनी में आ जाइए, इधर आ जाइए। मुद्दा देश हित में रहता है और देश सर्वोपरि है इस समय हर युवाओं के लिए। इसमें जितना आप देख रहे हो, और युवा इस समय देश के लिए सबसे आगे है। और है बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी रोजगार तो उतना ही आएगा जितनी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आज अगर 100 नौकरियां निकलनी तो 200 आगे लाइन पे लगे है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी से पहले जनसंख्या है। जनसंख्या को जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो बेरोजगारी की हालत ऐसी बढ़ती रहेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन लेकर आएगा? इस वक्त सरकार आपकी है, लगातार 10 सालों से सरकार आपकी बनी, 9 साल हो गए, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन लेकर आएगा? सरकार तो आपकी है। तो सरकार जनसंख्या ला रही है, उसका विरोध भी तो हो रहा है। कोई भी सरकार लाती है तो उसका विरोध पहले होने लगता है। राज्यसभा में भी आपके नंबर है, लोकसभा में भी आपके नंबर है, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? वक्त नहीं है, राघव लगेगा। जनसंख्या कानून लगा हुआ है, यूपी में जनसंख्या कानून जरूर आएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नियाज खान मौजूद है। नियाज भाई, इस बार क्या लगता है, आप लोग अलायंस बना के चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी गठबंधन हुआ है आपस, सपा भाजपा के साथ, सपा बसपा के साथ हुआ है, सपा कांग्रेस, दोनों बार आप हारे हैं। इस बार अलायंस लेकर आए हैं, इंडिया गठबंधन लेकर आए हैं। क्या लगता है इस बार क्या नए मुद्दे हो, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, हमारे छोटे भाई ने जिस तरह से कहा कि देश हित में वोट करेंगे, देश के लिए वोट करेंगे, तो हमारे गठबंधन का नाम ही इंडिया है। तो हम इनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिया को वोट करें और इंडिया को आगे बढ़ाए और इंडिया को जिताए। दूसरी बात रही चुनाव की, जो वोट किया जाएगा, अब की सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का मुद्दा है।
सिलेंडर आप अगर कहें कि 200 रुपए सस्ता किया गया है, तो मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूं कि जिस जगह से गैस आ रही है, क्या वहां से गैस सस्ती करी गई है जो आपने 200 रुपए उसके घटा दिए हैं? यानी सस्ती वहां नहीं की गई, उसके बाद आपने 200 रुपए घटा दिए हैं, तो इससे पहले आप 200 रुपए क्यों नहीं घटा रहे थे? यानी ये किसी भी तरह से माना जाए तो ये चुनावी लॉलीपॉप है। जब 2024 का चुनाव आया तो हमने धीरे धीरे करके इसको सिलेंडर को 1200 रुपए तक पहुंचाया, उसके बाद 200 रुपए हमने उसमें कम करके चुनावी लॉलीपॉप आपके सामने रख दी। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है और हर चीज का एक पीक होता है। माउंट एवरेस्ट की जो पहाड़ी है उसका भी पीक है, उसकी भी एक ऊंचाई की सीमा समाप्त होती है। तो बीजेपी को जहां तक जाना था 2014 में, 2019 में, वहां तक पहुंच गई है, इतनी सीटें वो पा चुकी है। अब उसके ऊपर तो ये सीटें नहीं जानी है, घटनी है। जनता पूरी तरह से समझदार हो चुकी है, इनके झूठ को हर तरह से अभी मैं आपको बता दूं, कल मेरे पास एक मामला आया था कंट्रोल से राशन के लिए, तो वो बताया जा रहा था कि अब हर परिवार का व्यक्ति जो है वो अंगूठा लगाएगा और तब जो है उसको जो है वो राशन दिया जाएगा। अब ये बताइए कि अगर कोई बुजुर्ग है 90 साल का, 80 साल का है या नहीं जा सकता वहां पर, तो उसका गल्ला नहीं दिया जाएगा। तो एक तरफ बताते हैं फ्री और दूसरी तरफ इस तरह से बहाने से उस गल्ले को काट लिया जाता है। ठीक है, और रही बात फ्री गल्ला देने की, मैं वो भी आपको बता दूं कि ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ की जनता और आवाम जो है वो फ्री गल्ले का इंतजार करती है। हम लोग तो उस तरह का देश चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छा कमाएं और अच्छे से अच्छा राशन खरीद कर खाएं, हम फ्री के भरोसे ना रहें। चाहिए, रोजगार चाहिए। आप हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सक्रिय सदस्य यहाँ पर मोहम्मद सलीम जुड़े हुए, सामाजिक कार्यकर्ता है आप। जिस तरह से आज मोदी जी ने कहा है कि वो करीब 3 करोड़ परिवारों को उन्होंने छत दी है, घर दिया है और रोजगार दिया है, उन्होंने महंगाई पे अंकुश लगाया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो आप राय ले रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूं अपनी। 300 छत आपने दी है, बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम है, लेकिन बहुत सारी छतें उजड़ भी गई हैं, बहुत सारी छतें उजाड़ी गई हैं जो नहीं उजाड़नी चाहिए थी। बहुत सारे लोग बेघर हो गए। अगर उन्होंने मान लीजिए कुछ भी क्राइम किया था, गलत काम किया था, तो उसकी सजा न्यायालय देता है। ये बुलडोजर व्यवस्था, ये जिससे घर आपने नेस्तनाबूद भी किए और घर बना के भी दिए, तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है बात। और बाकी रही बात इस देश में कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी पार्टियां आई, उन्होंने थोड़े थोड़े समय के लिए शासन किया, लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। आज अगर आप देखें तो बहुत बड़ा तबका दुखी, परेशान है, नीतियों से परेशान है, और आज किसी को दुख में देखकर एक तबका खुश होता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दे हैं ये हावी रहेंगे और कहीं ना कहीं सरकार, जो इंडिया की सरकार है, उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, समाज का हर तबका परेशान है, हर तबका परेशान है, और हर तबका जो है अब आजादी चाहता है और वो एक नई सरकार चाहता है। कांग्रेस एक ऐसी मजबूत सरकार दे सकती है, इसके अलावा मेरे हिसाब से तो अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। बाकी जो गठबंधन में लोग जुड़े हैं वो भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं इस देश में नया परिवर्तन लाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और आम आदमी की खुशहाली के लिए। तो देखिए मोनिश, यहाँ पर तमाम लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी बात काफी बेबाकी से रख रहे हैं, क्योंकि चौराहा है, यहाँ पर लगातार भीड़ ऐसे बनी रहती है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की भी जो समस्या है ये भी आती रहती है। तो लोग जुड़े हैं, कुछ लोग और हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2024 का जो चुनाव है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी घोसी का जो उपचुनाव हुआ है, वहां पर देखा जाए तो सीधे तौर पे इंडिया के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन है वो जरूर लबरेज है अपनी जीत से लेकर। कुछ लोग और यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? यूसुफ फारूकी। यूसुफ फारूकी, ये बताइए इस बार 2024 का जो चुनाव आ रहा है और तैयारी पूरी हो चुकी है, तो क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे इस बार, जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी? देखिए, जैसे ये लोग हमेशा से बहलाने वाला मुद्दा लाते हैं, जैसे इन्होंने जैसे ही सरकार में आई थी बीजेपी, इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार देंगे, तो आज उत्तर घूम जाइए आप, बोलिए, चलिए ऐसे जैसे ही बीजेपी आई थी तो इसने कहा था हम गड्ढा मुक्त सरकार देंगे। उत्तर प्रदेश का कोई जिला, कोई शहर या कोई भी गली ऐसी नहीं बची जहाँ पे गड्ढे ना हो। अब इनके शायद जागे हैं, चुनाव के टाइम ही जगते हैं, जैसे सिलेंडर के लिए चुनाव के टाइम जगह,
9 साल तक ये लूटते रहे जनता को, 9 साल के बाद ये जगी और उसके बाद 200 रुपए मात्र उन्होंने कम करे हैं। सिलेंडर पे बात अभी हमने की है, अब हम बात करेंगे। अभी जितिन प्रसाद आए थे उन्नाव में, मोहान और रचैन रोड है और मोहान विधानसभा परियोजना में करीब लगभग 77 करोड़ रुपए का सौगात दे गए और बोले मोहान रोड बनेगी, ब्रिज बनेगा, रेलवे। क्या लगता है विकास तो कर रहे हैं ये? देखिए, अभी तक के तो जो जमीनी स्तर पे अगर आप बात करेंगे तो ये 2 बार की सरकार हो चुकी है और जमीनी स्तर पे आप देखेंगे तो कहीं कुछ ये सब हवाई है। तो हमें नहीं लगता है कि ये काम अभी कहीं हकीकत में हो पाएंगे, ये भी एक सपना है। सपना है क्या? अभी ये नहीं दे पाएंगे, कहेंगे चुनाव का लॉलीपॉप जरूर रखता है। देखिए, जिस तरह से जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा इन्होंने किया था, गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा किया था और जिस तरह से जो है वो क्या बोलते हैं सुपर फास्ट ट्रेन देने का वादा किया था, तो उसी तरह से जितिन प्रसाद जी ये जो है कह के गए हैं, उसी तरह से ये सड़क भी बन जाएगी। एक चीज और बताइए, एक बहस चल रही है कि इंडिया नहीं अब भारत होना चाहिए। हो सकता है जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें नाम की प्रस्ताव रखा जाए। तो इंडिया से अब क्या इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई? अभी तक तो इंडिया चल रहा था, अब इंडिया भारत होगा, इस पर क्या राय आपकी? इंडिया को देखिए, इन्होंने तो तमाम उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में तमाम शहर बदल दिए, तमाम शहरों के नाम चेंज कर दिए। अभी हमारे राष्ट्रपति का जो भी लेटर जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाता था, अब उसमें वो बैन कर रहे हैं। किस चीज पे आप बैन करेंगे? हर चीज पे तो आप रेलवे स्टेशन के नाम बदले दे रहे हैं, आप शहरों के नाम बदले दे रहे हैं, आप कस्बों के नाम बदले दे रहे हैं। आप किस चीज का नाम बदलना ये कोई काम नहीं है। काम वो हो जो पब्लिक की नजर में, जिससे आम जनता का कोई फायदा हो। आज हमारा मजदूर किसान मर रहा है, बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं है, जो शिक्षित है उनकी एज निकली जा रही है, उनकी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। आप देख लीजिए सरकारी स्कूल जितने भी हैं जाकर के कहीं कोई शिक्षा नहीं है, एजुकेशन गिरता जा रहा है स्तर, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही है, अस्पताल भरे पड़े हुए हैं बेडों से। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ चारों तरफ आती है, तो अपादा जब आती है तो वो हिंदू मुसलमान दलित बैकवर्ड नहीं देखती, वो तो सबके लिए आती है। आज देखिए हमारे शुक्लागंज जितना सफीपुर का है, बांगर मऊ का इलाका है, नाना हाट सारा का सारा डूबा हुआ है। कोई अधिकारी कोई नहीं गया है मौके के ऊपर, ना उन्होंने किसी को कोई राहत सामग्री दी है अभी तक की। चलिए, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा लाइट पे आ जाइए। इस बार इंडिया के साथ में आपका गठबंधन है, अभी तक चेहरा कोई नहीं लाया गया है प्रधानमंत्री पद का, और सब अपने अपने कहीं ना कहीं एक सोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए भी नारे लगाए गए कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री के भी चेहरे लाए गए। तो क्या लगता है इस बार? देखिए, ऐसा है, गठबंधन इंडिया का जो है, इसके लिए नियुक्ति के लिए एक अलग से पैनल बनाया गया है और वो पैनल ही चयन करेगा कि किसको दिया जाए, किसको खड़ा किया जाए। मैं पूछता हूँ, एक सवाल ये आ रहा है हमारे स्टूडियो से कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो कहीं ना कहीं यात्रा निकाली थी, क्या लगता है उससे फर्क पड़ेगा इस बार कहीं ना कहीं देश की जनता को? देखिए, देश की जनता के जो असली मुद्दे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो या हमारी पार्टी हो, जो आज के दौर के जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे बेसिक हैं, जो पिछले 75 सालों से चलते हुए चले आ रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ का जो गठबंधन है, अगर हमारा कोई प्रत्याशी इसमें आता है तो इंडिया गठबंधन उसको पूरी तन्मयता के साथ उसके साथ में लगेगी, उसको जिताएगी। जिताने के बाद जनता के ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा, जो कि अभी तक जब राहुल गांधी जिस तरह से जनता के बीच जाते हैं, कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, कभी वो ट्रक वालों और बस पे चढ़ जाते हैं, कभी किसानों के बीच जाते हैं, तो उन्नाव कई सांसद साक्षी महाराज कहते हैं वो तो बंदर की तरह कभी उछल जाते हैं और उनकी जगह पागल खाने में है। क्या लगता है आपको? साक्षी महाराज हमारे जो सांसद हैं, यहाँ के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज जी, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस परिवार के लिए जब देश के प्रधानमंत्री खिल्ली उड़ाते हैं सोनिया गांधी जी के लिए, ऐसे अशब्द वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्नाव के सांसद अगर कर रहे हैं उनको भी ये समझ आनी चाहिए कि राहुल गांधी किस परिवार से हैं। उन राहुल गांधी परिवार के लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। उनके दादा हो, चाहे उनके बाबा हो, चाहे उनके पिताजी हो, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम आपसे बताना चाहते हैं सलमान भाई, कि ये महंगाई और बेरोजगारी ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है।
और उसके लिए पब्लिक कुछ नहीं देखेगी ना कुछ जानेगी, केवल एक तरफा चलेगी, इंडिया के साथ चलेगी। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। ये बताइए, इस बार जब चुनाव होगा तो किन मुद्दों पे लोग वोट करने वाले हैं? महंगाई पे, बेरोजगारी पे। जी, महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, मार्केट से काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि मुद्रा लोन के तहत करोड़ों रुपए का लोन दिया गया है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ऐसी बात सरकार कर रही है। हाँ, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन आदमी जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सभासदी का चुनाव लड़ने वाले शाहरुख मौजूद है। शाहरुख, क्या लगता है इस बार जिस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, मुद्दे क्या होंगे खासकर जिस पर वोट पड़ने वाला है इस बार? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अभी काफी वक्ताओं से आपकी बात हुई है, सबने अपने अपने मुद्दे बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक, जैसे मेरा नाम मोहम्मद शमीम खान है, मैं मुसलमान हूँ, तो कहीं एक टारगेट जो बनाया जा रहा है कि भाजपा को एंटी मुस्लिम करके एक पूरे समाज को हटाने की एक बड़ी साजिश है। तो सभी जितने भी वक्ता हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक अभी तक बना हुआ है सभी पार्टियों के लिए, मुसलमान समाज सिर्फ वोट बैंक बना हुआ है। तो हम अपनी इस बार हिस्सेदारी मांगेंगे, जो भी बेहतर, चाहे कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या ये गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे हक में हमारे लिए जो बेहतर करेगा उसको वोट पड़ेगा। और रही बात ये गठबंधन जो चल रहा है, गठबंधन पहले भी बहुत सारे रह चुके हैं, गठबंधन टिकने वालों में से नहीं होते हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी जब, तो काम किस चीज पे होगा ये नहीं पता है। एनडीए का क्या है? एनडीए का गठबंधन नहीं है तो क्या है? ये गठबंधन नहीं है, ये नहीं, ये तो 26 पार्टियां एनडीए में तो गठबंधन ज्यादा है। आम आदमी पार्टी देखिए, गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वालों में से नहीं है। सरकार बनेगी, फिर से मजबूती से बनेगी सरकार, और वही सरकार बनेगी। 26 दल हैं और एनडीए के 38 हैं, तो आप समझिए उनको ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि इंडिया को ज्यादा। मोदी जी तो ये कहते हैं कि देखो, एक अकेले को हराने के लिए सब एक साथ आ गए। हमारे साथ 26 दल जो भी हैं वो सब मजबूत दल हैं, है ना? कांग्रेस के ही होते। और सुनिए, आपने अभी ऐसे कर्जे की बात कही, लोन की बात कही है, देश से 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। ये किसान और गरीबों का कर्जा, अगर किसी भी छोटे व्यापारी को कर्जा लेना है, अगर वो नहीं दे पाता है, उसकी रिकवरी के लिए आपके घर के दरवाजे तक की नोट लिए जाते हैं। देश से 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है, वो किस बिहार पे माफ किया गया है? मोनिस, आप देखिए कि किस तरह से एक लास्ट सवाल कर लेते हैं और लेते हैं, क्या लगता है इस बार इंडिया और एनडीए जो गठबंधन है उसके बीच मुकाबला प्रमुखता के तौर पर क्या लगता है? जो बार बार इंडिया कहा जा रहा है, जो गठबंधन बना, उसमें आप भी ध्यान से देखिएगा, I.N. डॉट करके है, जब उसमें ही डॉट लगा है तो इंडिया कैसे हो गया वो? तो अगर वो एनडीए अगर इंडिया नहीं है तो फिर इंडिया को भारत क्यों किया जा रहा है? भारत है, नहीं, इंडिया आज किया नहीं जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पत्र को द प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। भारत किया नहीं जा रहा। आप जनगण मंगल कहेंगे उसमें भारत भाग्य विधाता, जिस पत्र में इंडिया लिखा था, अगर इंडिया को इंडिया नहीं है तो फिर इंडिया को बदला गया। सुनिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का पहला आर्टिकल है जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, बिल्कुल मोनिस। और आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों ने वोट करेंगे, इंडिया के लिए करेंगे। वोट किसके लिए करना, उनके अभी वीडियो वायरल हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि बिल्कुल फॉर इंडिया। बहुत शुक्रिया। अभी आप बने रहे, मैं रुक करूंगा बाराबंकी का, सीधा ले चलेंगे आपको बाराबंकी, जहां से हमारे संवाददाता कल्बे अली रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल्बे अली रजा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बात करें, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करें कि 2024 में किन मुद्दों पर वो चुनाव करने वाले हैं, वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। क्या जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये वाकई एक मुद्दा है लोगों के लिए, या सिर्फ मोदी या राहुल गांधी या किसी अन्य बड़े नेता के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा? कल्बे अली रजा। जी बिल्कुल, देखिए मोनी साहब को बताते हैं, इस वक्त हम स्टेशन पे मौजूद हैं, लोगों का अक्सर रहता है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ सिकंदर अब्बास रिजवी, इनसे बात करेंगे। सिकंदर जी, लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अपनी पैदल यात्रा कर रही थी,
ये जो काफी, इससे आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार फिर से सत्ता में आ सकती है, कांग्रेस को कहीं इससे ज्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, 4000 किलोमीटर की यात्रा माननीय राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे पूरे राज्यों में कई राज्यों को उन्होंने 12 राज्यों की स्टेटों की पद यात्रा छुई और कई जिलों को छुआ उन्होंने। उसके बाद जनता के बीच में गए, एक के बीच में गए, उनका दर्द जाना, उनका समस्या जानी, क्या समस्या है देश के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर कोई काम नहीं है। ये बाराबंकी जनपद में आप ले लीजिए, बाराबंकी जनपद में जो मौजूदा सांसद हैं, आप भी देख रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले से बाढ़ का संकट पूरा बना हुआ है जिले के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, उनका घर खुद ही डूबा हुआ बाढ़ के अंदर। जब वो अपने घर को नहीं बचा सके तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? ये लिख लीजिए, आने वाला इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर नदीम हमारे साथ समाज सेवी हैं। इंडिया या बीजेपी, इस बार गठबंधन जो है एनडीए, क्या लगता है? एनडीए की जो पार्टी है वो जैसे उनका गठबंधन है जी, तो अभी तो उनके 26 दलों से गठबंधन है, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है उसका गठबंधन तो 37 पार्टियों से है ना जी। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये तो अभी सोशल मीडिया ये सब चला रही है, गठबंधन गठबंधन गठबंधन, उसको ले करके लोग हवा में उड़े जा रहे हैं। लेकिन अगली जो पार्टी है उसका गठबंधन है 33 छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं उनको डिफीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो उतना वो करना ही पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो मेन समस्या है जो आज के मौजूदा में, एक बहुत सा आसान सवाल है, सोशल मीडिया आता है ये सवाल कि बेरोजगारी और महंगाई। इतनी आसानी से लोग बेरोजगारी और महंगाई को लोग कहते हैं, लेकिन अगर उस पर अमल कर ले तो कहीं ना कहीं एनडीए पार्टियों को इसको बेनिफिट मिल जाए। एनडीए को बेनिफिट मिलेगा? एनडीए को अगर इस पे लोग अमल कर ले तब। अभी की आज की जो स्थिति है डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, इंडिया या एनडीए? अब देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा ना, ठीक है। लेकिन जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? बेरोजगारी, महंगाई, क्या ये मुद्दे होंगे जनता के लिए? कल्बे अली रजा, अभी तो एनडीए को जी बिल्कुल। देखिए, जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? बेरोजगारी है और महंगाई है, ये सब बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सभी की तरफ से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन असल मुद्दा है कि वो किस मुद्दे पर वोट करेगी जनता। खाली बस हर जगह न्यूज चैनलों पे कहीं भी कोई बात होती है तो ये कहता है कि बेरोजगारी और महंगाई। बिल्कुल। देखिए, निहाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल जी, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, चुनाव के टाइम वादे बड़े बड़े करती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वादे जो है खत्म हो जाते हैं, सिर्फ जमीनी स्तर पर रह जाते हैं। क्या लगता है इस बार 2024 की दिशा जो है, दशा वो क्या होगी? दिशा दशा तो अब फिलहाल किसान ही तय करेंगे, क्योंकि किसान को वादा किया गया, किसान एमएसपी का वादा करके सरकार मुकर गई। हमारे देश में बहुत सी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है दोहरी शिक्षा प्रणाली। अगर ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये दोहरी शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं खत्म करती है? ये बड़ा मुद्दा है। बाराबंकी जिले के अंदर ट्रामा सेंटर एक जमाने से बना हुआ, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। जब यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग लखनऊ लेके रिफर भागते हैं। अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए, कोई घट जाए घटना, तो इसका जिम्मेदार कौन? तो फिर ये ट्रामा सेंटर बनाने का फायदा क्या है? इसलिए पूरी तरह से बीजेपी सरकार फेल हुई है और इस बार इंडिया ही गठबंधन जो कांग्रेस का है वही। जी मनोज जी, देखिए एक एक सवाल बहुत छोटा छोटा हम सबसे लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साहिल भाई, इस बार जनता जो वोट करेगी 2024 में, मुद्दे मेन क्या रहेंगे उनके? मुद्दे मेन शिक्षा, बेरोजगारी, बहुत सी चीजें ऐसी। मुद्दा मेन रहेगा, शिक्षा का रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, और यह चिकित्सा पे देख लीजिए आप क्या हाल है, और हमारा पशु का जो है आप देख लीजिए किसान कितने जो है बेहाल है उनकी वजह से। ये सब हटना चाहिए। एक शब्द में बता दीजिए, बदलाव या फिर वही? बदलाव चाहिए। दानिश भाई हमारे साथ मौजूद है, समाज सेवी है। दानिश भाई, 2024 में चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने बड़े बड़े दावे कर रही है। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार होगी, एनडीए या इंडिया? भाई, जो हालात, मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? धर्म के नाम पे चुनाव होगा तो बीजेपी प्रकाश बनाएगी एनडीए गठबंधन, और अगर मुद्दों पे चुनाव होगा, जो जमीनी मुद्दे हैं उनमें होगी, तो इंडिया गठबंधन जो है, जिसमें हिंदुस्तान की कई पार्टियां साथ में, जिसको कांग्रेस है, जेडीयू है, समाजवादी है, और भी चीजें हैं, ये पार्टियां जो भी लोग गठबंधन बनाए हुए हैं, वो अगर मुद्दों में बात करेंगे
बीजेपी हाथ जैसे मुद्दे क्या क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हाथ बेरोजगारी है और जो है महंगाई है, इलाज है, दवा इलाज पानी, और जो है आप किस चीज को उठा लिए, हर चीज में अगर मुद्दों में बात करें तो बीजेपी की सरकार क्या कर सकती है। लेकिन ये चाशनी यहाँ पिलाई गई है हिंदू वर्सेस मुसलमान। राम मंदिर यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर पे है। अभी अप्रैल में जब सरकार जब लागू करेंगे, यात्रा शुरू करेंगे, तो कोई भी गठबंधन कैसा भी हो, 80-20 नहीं 90-10 का चुनाव होगा। मतलब आपके कहने का मतलब है राम मंदिर का भी भाव उद्घाटन होने वाला है 24 में, जिसको लेकर चुनाव की दिशा और दशा बदल सकती है। चाशनी किसी खिलाई जाती है किसी भी समाज में जी, तो वो समाज चाशनी में डूबने के बाद ये नहीं देखता है कि हमारे घर में खाने को है कि नहीं है। धर्म जब हावी हो जाए जी, तो भी मुद्दों से मतलब नहीं। फैसल भाई हमारे साथ सभासद है नैनोनगर वार्ड से। फैसल भाई, इस बार 2024 का चुनाव है, मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, लेकिन लोगों का जो यहाँ पे कहना है कि इस बार 2024 में भाव राम मंदिर भी तैयार हो रहा है, जिसको देखते हुए दशा और दिशा देश की बदल सकती है। तो इस बार मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपकी नजर में? देखिए, मुद्दा जो होना चाहिए वो इतनी टाइम बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, अगर ये मुद्दे जो है, ये मुद्दे आज के उसमें बहुत अहम मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं। लोगों को जो अपेक्षाएं थी सरकार से वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस सरकार में प्रचार ज्यादा है और कार्य कम है। प्रचार करती है सरकार, लेकिन जो मुद्दे हैं वो लोगों को जो होना चाहिए डेवलपमेंट, वो नहीं आ पाया अभी तक। मतलब छोटे छोटे जो काम है जनता के जो होने चाहिए आपकी नजर में वो नहीं हो पा रहे हैं। काम हो किसके रहे काम, लेकिन सरकार कह रही है कि जो हमारा जो मतलब प्रशासन है वो हमने बहुत अच्छा किया है, हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है। कल्बे अली रजा 10 साल हो गए, लेकिन कोई शहर का कोई बहुत बड़ा कार्य हुआ हो, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सरकार तो फैसल भाई बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने कानून व्यवस्था सही की, हमने जो है शिक्षा दी है, कानून व्यवस्था अगर और भी बहुत से सड़क जैसे जाल बिछाए, बहुत से ऐसे उनके कार्य हैं। कोई ऐसे बेहतर कार्य हमारी नजर में तो नहीं है। अमूमन अगर चश्मा लोगों के चढ़ा है तो हो सकता है कि उनके लिए बेहतर हुआ हो। 2024 को क्या देख रहे हैं आप? 2024 में अच्छी सरकार देख रहे हैं। जो भी मतलब अगर जनता सही से अपना मत करेगी, अगर अपना ये चाहिए किसी मुद्दों को जाति धर्म के ऊपर ना करेगी और अपने हित के लिए अगर करेगी तो बेहतर सरकार आएगी। शिवा शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी, 2024 में चुनाव है, भाई ने हमारे कहा कि अगर लोग चश्मा पहने रहेंगे तो बात अलग है, लेकिन 2024 में चुनाव भी है और भाव राम मंदिर का निर्माण भी हो, दूसरी तरफ मुद्दे भी बहुत से हैं, बेरोजगारी है, जैसे शिक्षा है। तो ये देश 2024 में किस तरफ जाना चाहेगा? 2024 में बदलाव की तरफ देश जा रहा है। देश के नौजवान, किसान, सारे लोग परेशान हैं। सरकार कागज पे काम कर रही है, सरकार का कोई काम जमीन पे हो नहीं रहा है। अब जीरो टॉलरेंस सारी चीजें चल रही हैं। बस ये है कि सरकार तेजी से जो पैसा बांटने की कोशिश कर रही है डीबीटी के माध्यम से, वो केवल वोट बैंक पैदा करना है। जो लोग उनके वोटर उनको डायरेक्ट पैसा देके और वोट लेना, चुनाव के टाइम पैसा बांट देना। पहले प्रधानी में जैसे कैश पैसा बांटता था, अब मोदी जी जो है बटन से पैसा बांट रहे हैं। पैसा बट रहा है, लेकिन पैसा भी अब बदलाव तय है और जो है इनके सभी लोग इनके खिलाफ हैं। यूपी की 80 सीटें आप कहाँ पे देख रहे हैं, किसके पाले में? अब 80 और 100 तो समय बताएगा उनकी क्या स्थिति है, लेकिन ये मान के चलिए कि इनकी स्थिति बिल्कुल फेल है। ये किसी चीज पे काम नहीं कर पा रहे हैं, कागजों पे इनका बहुत लंबा काम है और जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी जिस तरीके से लाई। बिल्कुल। देखिए, सिकंदर अब्बास कुछ हमसे कहना चाहते हैं। सिकंदर जी, कई लोग निकल के सामने आए जिन्होंने कहा 2024 में, क्योंकि इस वजह से क्वेश्चन आपके ऊपर बनता है कि आप कांग्रेस के नेता हैं, 2024 में राम मंदिर का भाव उद्घाटन है और दूसरी तरफ चुनाव। क्या लगता है कहीं राम मंदिर का उद्घाटन कहीं कांग्रेस के ऊपर या राम मंदिर का जो मुद्दा उठाया था शुरुआत तो सबसे पहले तो आडवाणी ने किया था। सरकार का रथ निकाली थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमे थे, रथ निकाल के घूमे थे, उसके बाद खुद चलाया था। सरकार से पूरे नदारत रहे। इन्होंने राम मंदिर, जब से सरकार बनी है राम मंदिर बनवा दिया है। लोग जान गए राम मंदिर से हमको मिलने वाला नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर कितने भिखारी बैठा लोगे। जो युवा है, पढ़ा लिखा है, जितना आपका बीकॉम किए, एमबीए किए, इंजीनियरिंग किए और डॉक्टरी कर रहा है, वो बेरोजगार है, सड़क पर घूम रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा।
पूरी तरीके से परेशान है, हालात खराब है देश के अंदर। आप निकलेंगे अगर कोई भी जिले पूरे कोई भी जगह जाएंगे, कोई विधानसभा के अंदर जाएंगे, हर विधानसभा के अंदर आपको 25 से 30 हजार युवा बेरोजगार नजर आएगा। और रही कानून व्यवस्था की बात, जैसे मुद्दा चल रहा था, जब से यूपी गवर्नमेंट ये आपके 6 साल के कार्यकाल पूरा हुआ है योगी सरकार का, अब इसमें देखिए कानून व्यवस्था में थाने में लोगों को मार दिया जा रहा, लोगों को दौड़ा के मार दिया जा रहा, सीधे इनकाउंटर करा दिया जा रहा, यानी तानाशाही चल रही है पूरी तरीके से, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। और रही मोदी सरकार की बात, इनके कार्यकाल 10 साल के हो, जनता जान गए कि झूठ का पुलंदा इनके पास है। चाहे गुजरात के अंदर लेके आते हैं, ट्रम्प को लेके आते हैं, गरीबों की बस्तियां उजाड़ देते हैं, उससे कट्टर लगवा देते हैं, छिपा देते हैं, कहते हैं ये है आपका विकास। आप अभी G20 चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, कितनी बस्तियां उजाड़ दी गई, उसको हिंदुस्तान की मीडिया को दिखलाना चाहिए। सिर्फ मोदी करने से कुछ नहीं हो जाएगा। मीडिया सिर्फ जब तक कि सच नहीं बोलेगा, क्योंकि जनता जान रही है इंडिया गठबंधन, अभी उपचुनाव हुए हैं, आपने देखा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन जीतेगा। और रही यहाँ के मौजूदा हालात के सांसद की बात, तो यहाँ सांसद ने कुछ नहीं किया 10 साल 5 साल के कार्यकाल। यहाँ प्रत्याशी बदले जाते हैं, नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी जाती है, दे देती है, उसके बाद लोग वोट देते हैं। मगर अब लोग जान गए, क्योंकि 2014 में पहले सांसद चुना, फिर उसके बाद 2019 में चुन दिया, और ये भी सांसद के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। पहले सांसद माननीय सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी थे, आज चले आइएगा ओवरब्रिज माननीय सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी बना। आज बंकी का ओवरब्रिज नदारत है, कई लोगों ने, किसान के नेताओं ने यहाँ पर ज्ञापन दिया, मिले अधिकारियों से रेलवे के, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। केवल एक लेटर चला गया है, यहाँ के सांसद ने दे दिया, उसके बाद कहा कि अब रेलवे का बनने का काम चालू हो, वो भी उसके बाद नदारत हो जाएंगे, क्योंकि 24 का चुनाव हो जाएगा। आप फतेहपुर क्रॉसिंग चले जाइए, वहां पर भी ओवरब्रिज नहीं है। तो क्रॉसिंग के पास जनता पर परेशान रहती है, जो बीमार मरीज होता है वो आधे रास्ते में दम तोड़ता है। ओवरब्रिज में 2-2 क्रॉसिंग थी, माननीय सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी मेरा 54 किलो का बांध का कार्य पूरा आपका लालपुर का होता, रामनगर चले आइए, जो पूरी बाढ़ पूरा रामनगर आ जाता था, रामनगर जो बचा है ये माननीय सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी के थे। आप बाराबंकी जनपद जिले के अंदर 400 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण करवाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी। बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे कि आपकी सोलर लाइट है, हैंडपंप, बहुत से ऐसे कार्य जिन्होंने माननीय सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी। यहाँ बाराबंकी का जनपद का कई नौजवान कई विधानसभा से जाता था नौकरी करने के लिए रेलवे के लिए, तो MST बनवाने का काम वो सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी ने किया, और मेमो ट्रेन चलवाने का काम सांसद डॉक्टर PL पूनिया जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के जब से सांसद बने हैं, ये मेमो ट्रेन वगैरह सब बंद कर दी गई, MST बंद कर दी गई, युवाओं का सब रास्ते बंद कर दिए गए। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल पुलिंदा, झूठ का पुलिंदा है। हमें अगर कोई किसानों को, किसान का मुद्दा जो बात कर रहे हैं, किसानों की जैसे बात चल रही थी, किसानों का कांग्रेस गवर्नमेंट में आप मान लिए 73,000 करोड़ रुपए माफ करने वाली कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में 73,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए। आज ये भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को कर्ज माफी करती है, गरियाबाद से बुलाती है, 1 रुपए का सर्टिफिकेट देती है और 10 रुपए का उसमें सर्टिफिकेट की लागत करती है। यानी किसानों का अपमान नहीं करिए, किसानों के साथ बदतमीजी से पेश आ रही है। आप ये समझिए कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन पूरे नौजवान जिले के अंदर जान चुका है, पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक माहौल तैयार हो गया है। जब इंडिया गठबंधन को वोट देना है, हमारा कोई नौजवान अगर नौकरी पा सकता है, कोई जो आगे बढ़ सकता है, कुछ परेशानियां हल हो सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से बनेगा। कलबेरी रिजा, मैं चाहूंगा कि आप किसी एक युवा से बात करें जो फर्स्ट टाइम वोटर हो, अगर वहां पर मौजूद हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनके लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट टाइम वोट है आपका, इस बार वोट है आपका, इस बार वोट नहीं है। देखिए यहाँ लेकिन कोई बात नहीं, अगर वोट नहीं है तो अगर एक नौजवान जो वोट करेगा वो किस मुद्दे पर करेगा, युवा जो वोट करेगा वो किस मुद्दे पर वोट करेगा, ये भी उनसे जानने की कोशिश करें। जी, इस बार वोट किन मुद्दों पर करेगा नौजवान? विकास के मुद्दे अहम रहेंगे और नौकरी वोकरी का मामला अहम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी वोट कर रहे हैं और जिस तरह से देख रहे हैं हालात चल रहे हैं तो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। विकास का मुद्दा अहम रहेगा। अच्छा, मतलब एक तरफ इंडिया हो, एक तरफ NDA, क्या देख रहे हैं इस बार? देखिए इंडिया हो चाहे किन मुद्दों पे चुनाव होने वाले हैं? देखिए मुद्दे बहुत से हैं, बेरोजगारी है। हाँ, सवाल उनसे यही पूछे कि किस तरह का वो विकास चाहते हैं, क्योंकि विकास एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार कह रही है हमने विकास किया है। परसों की हाल ही की बात है कि परसों में आप देख रहे थे कि किस तरह से पूरा बाराबंकी शहर डूबा हुआ था, त्राही था मामला। यहाँ तक के अपने भाई का सगा भाई मतलब कुछ नहीं समझ रहा था। कहने का मतलब ये कि हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, आज सांसद हैं, विधायक हैं, बाराबंकी जिले में सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। कहने का मतलब ये कि अगर उस तरह से आते हैं
और मतलब आप कहीं से भी जीते हो रहे जिले में, लेकिन अगर उस तरह से आप काम करते, काम जिन्होंने यहाँ पे किया तो वो हम थे, आप थे, हमारे बीच के लोग थे, जो भी हमको सहायता पहुंचाई गई तो हमारे और आपके बीच से लोगों ने सहायता पहुंचाई। कहने का मतलब ये कि सरकार से हमको कुछ वैसा कोई उस तरह का हिसाब किताब नहीं मिला, और अगर यहाँ पे मिला भी तो आगे नहीं मिला, क्योंकि हमको तो सबको बचाना है, पूरे जिलों को बचाना है। तो उस तरह से आदमी विकास का मुद्दा अहम रहेगा, और पिछले 10 साल से देखा जा रहा काफी कुछ ठीक नहीं लग रहा। युवाओं के लिए बीजेपी ने अब तक जो किया वो आपके हिसाब से क्या है? अब उतना कुछ तो जानकारी रखते नहीं, लेकिन जिले के बारे में जरूर हम बता सकते हैं कि जिले में उस तरह से कोई काम नहीं हुआ। जैसा कि अभी कांग्रेस नेता ने हमारे बताया कि यहाँ पे मतलब एमएसटी वाला काम होता था 30 रुपए में, पूरा महीना आप चलते थे ट्रेन पे, वो भी उस तरह से बचा नहीं, काम हुआ नहीं, कोई भी काम नहीं होता है। बिल्कुल, ये भी सवाल अहम है कल्बे अली रजा, क्योंकि अगर बात रेलवे की करें तो रेलवे को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि रेलवे को लेकर बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो उनसे जानने की कोशिश करिए कि अगर क्या नई रेलवे मिली है बाराबंकी जिले को, उत्तर प्रदेश के, और जो अगर रेलवे है उसमें सफर कितना आसान हुआ है आम लोगों का, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सवाल हम निहाल जी से लेंगे। निहाल जी, लगातार आप आंदोलन कर रहे थे क्रॉसिंग को लेके, रेलवे की बात की जाए तो कितनी ट्रेनें यहाँ के लिए मिली हैं और क्या किया है इस रेल के लिए? टोटल 85 ट्रेनें हैं सबसे। जी, कई ट्रेनें ऐसी जिनका ठहराव यहाँ पे नहीं होता, और आप बता रहे हैं ब्रिज को लेकर भी हमने मांग की, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ एक खाना पूर्ति कर देते हैं अधिकारी, काम कुछ नहीं। जब जिले में लगने लगा कि कोई किसान यूनियन का आवाज उठा रहा है तो सांसद जी भी एक साथ में चले गए लेटर देने, लेकिन आज तक न उससे पहले उन्होंने आवाज उठाई न उससे बाद उठाई। तो ये आप रेलवे स्टेशन चाहे जितना बड़ा बना दीजिए, जब तक ब्रिज नहीं बनेगा लाखों की देखिए रेल भी एक अहम मुद्दा है। अगर रेल की बात की जाए तो केंद्र की सरकार ने रेल के लिए क्या कुछ अच्छा किया है? अगर पूरे प्रदेश की कुछ अच्छा नहीं किया। सबसे पहले देख लीजिए, 234 रुपए में जो आदमी सफर कर सकता था वो वंदे भारत चला के 900 का टिकट बना दिया कि आम आदमी ट्रेन से चलेगा, वंदे भारत से चल सकता है, और टाइम का सिर्फ आधे घंटे फर्क आ रहा, और किराया हमारा 4 गुना हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से जनता को लूटा जा रहा है। जनता के हित में कोई भी काम नहीं हुआ रेलवे में। रेलवे तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं हुआ। सिकंदर जी, एक सवाल आपसे और ले लेंगे। कांग्रेस के आप नेता हैं, फिर आपसे एक सवाल बनता है कि इंडिया का जो चेहरा है वो कौन रहने वाला है? देखिए, इंडिया का भी ये नेतृत्व तय करेगा जो राज्य के पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज पार्टी या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इस नेतृत्व के साथ बैठकर जो इंडिया गठबंधन का जो चेहरा होगा वो आपके बीच में 2-4-6 महीने के अंदर फाइनल हो जाएगा, और इंडिया गठबंधन का जो मेन चेहरा होगा वो सामने आ जाएगा। इसमें कोई बट नहीं है, कोई इसमें ये भी नहीं है कि कौन बनना है, ये तय हो जाएगा। सब लोग बैठक चल रही है, आखिरी बैठक जब होगी उसमें फाइनल हो जाएगा इंडिया गठबंधन का चेहरा। और रही बात इसकी, आपके जैसे हमारे किसान के नेता बता रहे हैं, मुद्दे किसान लोग उठाते हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज अगर किसी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पर तो वोट लिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने लिया, जैसे कि बताते थे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज छूट गया। आज वो चप्पल पहनने वाले के पास तो चप्पल छूट गए, क्योंकि चप्पल के दाम पर इतनी जीएसटी लगा दिया गया कि एक मजदूर अपनी चप्पल नहीं खरीद सकता। भारतीय जनता पार्टी ने केवल युवाओं को लूटने का काम किया। आज जो गरीब आदमी है, जैसे हमारे बात इससे पहले बताते, बाढ़ की व्यवस्था में आप लोग मीडिया के जितने कर्मी थे सब लोग लगे हुए। बाढ़ में यहाँ के मौजूदा सांसद है, यहाँ के एक मंत्री है, 2 विधायक है। वो मंत्री वहाँ के नहीं है कि एक ही विधानसभा के मंत्री हैं, यूपी के मंत्री। उनको पूरे बाराबंकी जनपद का दौरा करना था, केवल वहीं सीमित रह गए क्योंकि बाढ़ की वजह से निकलने आ जा रहे थे। और यहाँ के सांसद अपने घर में बैठे रहे और केवल अपना बचाव किया, सीधे बैठे रहे। देखिए, यहाँ पे आपकी बात हम करते हैं। मैं मानता हूँ कि लगातार तनुज पुनिया भी क्षेत्र में रहे, आप भी रहे, लेकिन सांसद जो है यहाँ के उपेंद्र सिंह रावत वो भी रहे और सतीश शर्मा जी भी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय तनुज पुनिया जी आज भी निकले थे, आपके दशहरा बाग में पूरा गए, आपके दुर्गापुरी में गए, आपके गांधीनगर में गए, आपके कोठी दी गए, जहां जहां बाढ़ का क्षेत्र का पूरा दौरा किया। और तनुज पुनिया जी के नेतृत्व में बाराबंकी जनपद में, शहर के अंदर जहां जहां भी बाढ़ आई हुई, वहां पर सामग्री बांटी के खाने की व्यवस्था। मैं चाहूंगा कि आप आखिरी सवाल लें और उनसे लोगों से पूछने की कोशिश करें, क्योंकि जो घरेलू सामान है, सब्जी है, मसाले हैं, उन सब बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, उस पर भी एक राय ले लें। बिल्कुल आखिरी सवाल आपका। यहाँ तो अब और जाते बांट दी गई, यादव को वर्मा से लड़ाओ, ठाकुर को पंडित से लड़ाओ, फलाने को उससे लड़ाओ, और फिर उसके बाद राम मंदिर का एक उन्होंने मुद्दा चलाया, पूरे गांव में लिए हैं, मिट्टी ले रहे हैं सबसे कि हम केवल राम मंदिर बन गया। अरे राम मंदिर तो लोगों को बन गया, मगर जो नौजवान है, बेरोजगार है, जो रोजगार है, उसको रोजगार आप कहाँ से देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस टाइम और भी लोग हैं। राजेश भाई, जो
रोजगार की बात आई, जो आज चीजें महंगी हैं, एक आम आदमी है या गृहस्थी चलाने में बहुत ज्यादा, तो सब्जियों पे बहुत सारा असर पड़ा है, अनाज हो, तो किस तरह से उसको महंगाई सही करेगा? का तोड़ और महंगाई का आलम यह है कि जो 2 रोटी दिन सुबह खाता था उसने 1 रोटी कर दी। रोजगार है नहीं और युवा बेरोजगारी हमारा घूम रहा है। लेकिन ये मुद्दे तब होंगे जब पब्लिक जागरूक होगी। पब्लिक जागरूक होना नहीं है। हिंदुस्तान में अभी जैसे हमारे भाई साहब कुछ बता रहे थे, उनकी बात कलबे अली रजा शॉर्ट में ले लीजिए उनका आंसर, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारा प्रोग्राम का एंड करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में आप उनका जवाब लें और वाइंड अप कर दें। जी 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 बिल्कुल। देखिए बस बहुत थोड़ा क्वेश्चन लेंगे। 2024 का चुनाव है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? एक एक सवाल सबसे। मुद्दे यही है कि साफ सफाई रखें, अगर महंगाई है या बेरोजगारी है या महंगाई है खत्म कर। इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव बहुत चाह रहे जी हमारे साथ भाई एक और भाई, इस पे मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बदलाव चाह रहे हैं। महंगाई ज्यादा है आपके हिसाब से, गृहस्थी पे असर पड़ा है? पता भी चल गया मोदी जी को। देखिए दिल्ली में क्या कहते थे केजरीवाल जी को, रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन में आपने क्या देखा, किस तरह से रेवड़ी बांटी जा रही लोगों के बीच में। किराया फ्री करे जा रहे हैं, सिलेंडर पे पैसे कम किए जा रहे हैं। आपने 800 रुपए 900 रुपए का सिलेंडर। चलिए कलबे अली रजा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब वक्त की कमी है, हमें और भी प्रोग्राम अपने करने हैं। तो जनता के मुद्दे पर मुंसिफ टीवी लगातार और भी कई प्रोग्राम करेगा और जनता के साथ जो और मुद्दे हैं, जनता की जो राय है इलेक्शन को लेकर, उसे जानने की कोशिश करेगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।